हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस रिनाज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में भारत का भूगोल देखा था, उसका परिचय देखा था, ठीक है। उसकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भूमि देखे थे, किसका क्या नाम है, ठीक है। वो कह लीजिए तो एक भारत का सामान्य परिचय था, ठीक ना। मैं चाहूंगी आपको फिर से हाजिर हो एक नए वीडियो में, जो कि ज्योग्राफी का ही है। तो आपका जो है सो प्लेलिस्ट बनेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। लगातार अभी ज्योग्राफी चलेगा 10 से 15 वीडियो, ठीक है। तो आइए हम जानेंगे कुछ मैप के जरिए से भी और कुछ क्वेश्चन आंसर के जरिए से भी। ये आपको जो है सो यूजफुल रहने वाला है, खास करके बिहार पुलिस में तो रहेगा ही। खास करके अभी जो जुलाई में एग्जाम है ना, 11, 12, 13 जुलाई को, उसके लिए आपको बीएसएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें से बीएसएससी जो है सो उसका फेवरेट टॉपिकों में से आता है ये क्वेश्चन सब, ठीक है ना। तो ये आपको उसमें बहुत फायदा करेगा, साथ में बिहार पुलिस में भी और बीपीएससी में भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये पार्ट 2 है। उस दिन हम लोग भारत का भूगोल देखे थे, जो कि जनरल नॉलेज था भारत के लिए, है ना। और आज जो है सो उसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम भूगोल में। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 5वां एपिसोड है, ठीक है। ये भारत का भूगोल, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। अब इसी को देख लीजिए, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणाम, ठीक है ना। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय प्रमाणों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर की दिशा में विस्थापित हुआ था। तो उस समय जो है ना, पूरा चुंबकीय से परिणाम से प्राप्त होता है कि जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, उस समय हमारी धरती जो है सो फटी थी। तो हमारा भारतीय भूखंड जो प्लेट था ना, वो उत्तर की तरफ क्या हुआ था? विस्थापित हो गया था, यानी उत्तर की तरफ क्या हो गया था? खिसक गया था। ये किससे प्रमाण मिलता है इसका? पूरा चुंबकीय से इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भूगर्भिक संरक्षण की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। भूगर्भिक संरक्षण की दृष्टि से, भूगर्भिक यानी पृथ्वी जो है, भारतीय भूखंड में, हमारे पृथ्वी में जो भारतीय भूखंड है, वो कितने भागों में विभाजित की गई है? देखिए, हिमालय का क्षेत्र, उत्तरी मैदानी का भाग और दक्षिण का पठार। देखिए, हिमालय का क्षेत्र जो कि पहाड़ है, शिवालिक श्रेणी, हिमाद्री, बृहद हिमालय, लघु हिमाद्री, है ना। ये हिमालय क्षेत्र एक है, और दूसरा है मैदानी भाग, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे, नदी, भूमि, पशु पक्षी, जानवर निवास करते हैं, ठीक है। ये उत्तर मैदानी का भाग है, और ये दक्षिण का पठार है। क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचाई तक जाता है, ठीक है ना, उसको हिमालय कहते हैं। लेकिन ये जो पठार होते हैं, ये उच्च वाच्य भूमि होते हैं। कहीं पे समतल मिलेंगे तो कहीं पे थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा, लेकिन पहाड़ जितनी ऊंची नहीं रहती है, ठीक है ना, उसको पठार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो ये था हमारा भूगर्भिक संरक्षण की दृष्टि से अपने जो है सो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया भारत को, ठीक है ना। कौन से? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो ये देखिए, अपना ये रहा हिमालय, ठीक है ना। ये हिमालय पहाड़ है, ठीक है, ये हिमालय है, ये हिमालय पहाड़ है अपना, ठीक। इसमें जो है से समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? अगर सबसे प्राचीन श्रेणी पूछेंगे तो ये कौन होगा? बृहद हिमालय। कौन होगा? बृहद हिमालय। हिमालय में सबसे प्राचीन श्रेणी पूछ ले तो उसको हम क्या कहेंगे? बृहद हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में विस्तार, ये जो हिमालय है ना, ठीक है, यहाँ पे कई लोग जो है सो यहाँ पे जाके एक मैदान बना लिया, यानी कि ये रहने लायक घर बना लिया है। ये मैदानी क्षेत्र ही है, सॉरी ये पहाड़ी क्षेत्र ही है, लेकिन लोग यहाँ जाके रहने लायक
योग्य मैदान बना लिया है। अब इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे भावर। क्या कहेंगे, भावर। क्या कहेंगे, भावर कहेंगे। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, विस्तारित समतल मैदान को क्या कहेंगे हम लोग, भावर कहेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश अगर पूछ ले, पर्वतीय प्रदेश, तो क्या कहेंगे हम, शिवालिक। क्या कहेंगे, हिमालय का अगर पर्वतीय प्रदेश पूछ ले तो क्या कहेंगे हम, शिवालिक। नेक्स्ट देख लीजिए, शिवालिक शैल समूह के, शिवालिक जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो ये गिरिपाद स्थिति का उदाहरण है। किसका, गिरिपाद स्थिति का उदाहरण है। ठीक है ना। नेक्स्ट नोट में देख लीजिए, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय है अपना, ठीक है ना। और अगर ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक, इसकी ऊंचाई क्षेत्र कितनी, ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है ना। ये शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, 600 से 1200 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय, अब पूछ रहा है लघु हिमालय, देख लीजिए ये लघु हिमालय, ये हमारा हिमालय हुआ और ये हमारा शिवालिक हुआ, इसके मध्य में जो स्थित है, ठीक है ना। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो इसके मध्य में जो स्थित है इसे ही हम कहेंगे महान शिवालय और शिवालिक। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। कौन सा, लघु हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए नेक्स्ट है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी पर्वत कौन है। ठीक है, ये हिमालय है अपना, ये हिमालय पहाड़ है। ठीक है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी पूछ ले, ठीक है ना। अब जब भी हिमालय बनेगा तो उससे थोड़े नीचे उसकी श्रेणियां बनेंगी। ठीक है, ये लो ये पहाड़, ये लो ये पहाड़, इसकी क्या बनेगी, श्रेणियां बनेगी। तो नवीनतम पूछे यानी कि सबसे नया, हिमालय में सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कौन सी है, शिवालिक। कौन सी है, शिवालिक, ये सबसे नया है। ठीक है, ये सबसे नया है शिवालिक। अगर पूछ ले हिमालय में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, कौन सी है, तो शिवालिक। ठीक है ना, उसका नाम शिवालिक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, ये रही नर्मदा नदी, ठीक है ना, और ये रही ताप्ती नदी। ठीक है, ये नर्मदा है और ये ताप्ती नदी है। इसके मध्य में हिमालय स्थित है ना, इसके मध्य में हिमालय स्थित है, उसका नाम क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। उसका नाम क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो हिमालय स्थित है उसका नाम सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की, जैसा कि बता दो, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, बृहत हिमालय या हिमाद्री। ठीक है ना, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री उसका नाम है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो बृहत हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। अब पूछ, जैसे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया ना, पर ऊंची पर्वत श्रेणी ना पूछा गया है, तो कौन सा है, हिमाद्री, और उसकी अब ऊंचाई पूछ रही है तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। किसकी, बृहत हिमालय की ऊंचाई पूछ रही है औसत, तो कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पीर पांजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। पीर पांजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, पीर पांजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट वैसे मैं दिखा दूं आपको इसमें,
ये रहा अपना जम्मू कश्मीर, है ना, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है ये सारा। यहीं पे पीर पांजाल श्रेणी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो हमने देखा कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन, 3 लाइन जो है सो ऊंचाई कम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस राज्य में पाए जाते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में एक कुआं है जिसका नाम है क्या, पाताल तोर। क्या नाम है, पाताल तोर कुआं। वो किस कहाँ पाए जाते हैं, तराई भागों में, ठीक है ना, तराई भागों में। नेक्स्ट है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, लद्दाख। जानते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कभी ये जिला हुआ करता था, ठीक है। अब जो है सो इसको बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो है सो हमारा क्या है, अक्साई चीन। यहाँ भी चाइना जो है सो फाइट करता है कि ये क्षेत्र मेरा है, ठीक है ना, उसी को अक्साई चीन कहा जाता है। किस क्षेत्र का भाग है, लद्दाख का। और वर्तमान में लद्दाख क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। नेक्स्ट देख लीजिए, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, वन, ठीक है ना। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन अगर पूछ ले कि क्या है उन लोगों के जीवन यापन का क्या महत्व, कौन से चीज का महत्व है, तो कौन सा है, वन का। किसका, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये हिमालय है और इसकी सबसे नवीनतम क्या थी, शिवालिक, है ना। और अगर इसी का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अरावली। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हिमालय पर्वत का सबसे प्राचीनतम श्रेणी पूछेगा तो क्या आ जाएगा, अरावली। और सबसे नवीनतम पूछेगा तो क्या आ जाएगा, शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है, ठीक है ना। आयु पूछ रहा है उसका, इसका जो सबसे प्राचीन है हिमालय पर्वत की श्रेणी, ठीक है ना, तो उसका आयु पूछ रहा है 600 से 570 मिलियन वर्ष। कितना, मिलियन ईयर। 600 से 570 मिलियन ईयर किसकी, अरावली की, ठीक है। देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हम लोग तो हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन जहाँ उत्तर में नेपाल है वहाँ अवस्थित जो है हिमालय पर्वत, तो वो किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से। ये क्वेश्चन बिहार की फेवरेट पुलिस है, बिहार पुलिस सिलेबस की फेवरेट क्वेश्चन है। पूछेगा भारत नेपाल में जो है सो हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सागरमाथा के नाम से। और अगर पूछ ले हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, किस प्रकार की, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। जैसा कि हमने जाना कि हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन सी, अरावली, और उसको क्या है ना, अपशिष्ट माना जाता है। अपशिष्ट यानी कि किसी काम का नहीं, ठीक है ना, अपशिष्ट यानी किसी काम का नहीं। ये जो अरावली है ना, प्राचीन पर्वत श्रेणी हिमालय का, इसको अपशिष्ट के रूप में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। अनाईमुदी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। कहाँ है, केरल राज्य में। दक्षिण भारत के राज्य कौन से है, दक्षिण भारत की वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उसमें एक केरल भी आता है जहाँ की अनाईमुदी स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। कहाँ, तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट देख लीजिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित
पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ये, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? ये इलायची की पहाड़ियां हैं, किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु, है ना, केरल एवं तमिलनाडु के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इलायची की पहाड़ियां, ये रही इलायची की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी का नाम है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, शेवराय पहाड़ियां किन राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शेवराय पहाड़ियां किन राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों के पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, सर्वोच्च माने होता है सबसे ऊंची, तो अगर विश्व की पूछ ले ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय, ठीक है। और अगर भारत की पूछ ले तो कौन सी है? K2 काराकोरम, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। तो यहाँ कंफ्यूजन होने वाली बात ये है कि अगर हिमालय की ऊंचाई पूछ ले 8,848 है, कहाँ की? पूरे विश्व की पर्वत चोटी ऊंची है। और अगर सिर्फ भारत की पूछ ले, इंडिया की बात कर रहे हैं अपने प्यारे भारत की, तो वहां कौन सी होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है, ठीक है, जिसको ऊंचाई 8,611 मीटर है, ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। अब दर्रा किसे कहते हैं भाई? तो दर्रा पहाड़ से होकर जो रास्ते गुजरते हैं ना, पहाड़ को काट करके जो रास्ता बनाया जाता है उसे ही दर्रा कहा जाता है। तो उसका माना दर्रा, जैसे कि मैं आपको भी बताऊंगी, दर्रा पे एक वीडियो आएगा, माना दर्रा, लेपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सब जो है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये जो है सो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। वो जो दर्रा बना हुआ, आप जैसे ही घुसेंगे और निकलेंगे जिस सीमा पर, वो किससे जोड़ेगा आपको? तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। तिब्बत क्या है? एक देश है। देखिए, ये नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर, ये भी पहाड़ है, ठीक है। ये भारत सब की पहाड़ियां हैं। आपको बताऊंगी कौन सी पहाड़ियां जैसे नेपाल में है, कौन सी भारत में है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिमालय का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है ना। तो उसका जो है सो उच्चतम पर्वत शिखर, वैसे तो अपशिष्ट में उसको माना गया है, लेकिन उसका उच्चतम पर्वत शिखर पूछ लेंगे किसका? अरावली का, तो कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1,722 मीटर। कहाँ है? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा के कि गुरु शिखर है कहाँ, किस राज्य में है, तो कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराइकानोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार देश है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराइकानोमा कहाँ है? म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर एवं पीर पांजाल। कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू मनाली जिसको कहते हैं, कुल्लू घाटी जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, दर्रा, पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सब इस क्वेश्चन में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, पालघाट है ना, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के स्थित है। दर्रा से हमेशा एक न क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, आप इस पर ध्यान देंगे। पालघाट दर्रा किस पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नाथुला दर्रा जो है सो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में, किस राज्य में? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में, ठीक है। उत्तराखंड में कोठारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल या पयार। ये ना
खंड में, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसमें कोठारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान उगाए जाते हैं। छोटे छोटे कोठारी वन यानी कि बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, छोटे छोटे वन होंगे झाड़ियों की तरह, उसी को कोठारी वन कहते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे घास का मैदान हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, बुग्याल या प्यार। के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड के छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहेंगे, बुग्याल कहेंगे या प्यार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको बताऊंगी आगे कौन कौन से दर्रा है। ये यहाँ 3 दर्रा है, लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दर्रों से भरा है उत्तराखंड, है ना। तो नीति लेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश। ये दर्रा जितना है इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा। ठीक है, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, हिमरेखा, ये जो है हिमरेखा जो है ना, ये पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है, जिससे हमेशा चीन और इंडिया की फाइट होती रहती है कि ये क्षेत्र मेरा। चीन कहता है लद्दाख का ये जो हिम ऑक्साइड क्षेत्र है ना, ये मेरा है, इसलिए करके लद्दाख में, इंडिया में और चाइना में युद्ध होते ही रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ हिमनद पाया जाता है। हिमनद यानी हिम की नदी जो है ना, कहाँ बहती है, लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला हुआ करता था कभी। ठीक है, तो ये जो है सो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है, कहाँ, लद्दाख में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर पूछ रहा है, ये भी ग्लेशियर ही है, जैसा कि ये है ना सबसे बड़ा हिमनद, इसी को ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है ना, एक तो हिमनद सबसे बड़ा ग्लेशियर लद्दाख में है। ठीक है, अब ये चौराबाड़ी ग्लेशियर पूछ रहा है, ये भी हिमनद ही है, ग्लेशियर यानी हिमनद। ये कहाँ स्थित है, केदारनाथ में। अब ये केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में है चार धाम, बद्रीनाथ, अलकनंदा, और ये सब जो है सो कहाँ है, ये सब उत्तराखंड में ही पाया जाता है, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए, मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय मेघालय का पठार जो है, जैसा कि हमने बताया था, ये पहाड़ है सबसे ऊंचाई वाला हिमालय। ठीक है, और ये है पठार, जहाँ छोटे छोटे उच्चवाच भूमि समतल पाए जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, हम पठार कहेंगे। ये उतना ऊंचा नहीं होता है, औसत ऊंचाई इसकी कम ही होती है, लेकिन हिमालय का ऊंचाई तो आप जानते ही है 8,848 किलोमीटर है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर आपको ये 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सो ये पठार रहा, प्रायद्वीपीय पठार भारत का। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं। क्या है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जो है, जैसा कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन अस्टेन, अभी मैंने आपको बताया था, केटू, काराकोरम। और तो वही पूछ रहा है, भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित होते, पैलियोजोइक महाकल्प काल में। उस टाइम के पीरियड को जो है ना, तो पैलियोजोइक महाकल्प काल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो कौन सा, मालवा का पठार स्थित है। कहाँ, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र मैं आपको बताऊंगी क्या है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र ये है कि आप वहाँ गवर्नमेंट की परमिशन से आप नहीं जा सकते, अगर आप जाइएगा तो आपको दंड मिल जाएगा, यानी कि सजा मिल जाएगा, है ना। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र है, जो कि कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। तो देख लीजिए, लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल के द्वारा
पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय जो है एवं शिवालिक पर्वत की श्रेणियां हैं, हिमालय पर्वत की ये लोग श्रेणियां हैं, विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल के द्वारा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और श्रेविक को क्या किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से। ठीक है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट में मापा जाता है? मुंबई। अगर भारत की औसत समुद्र तल जो नापना है, समुद्र तल यानी कौन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तल के किनारे बसा हुआ है, उसको अगर हम मापेंगे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले समुद्री इलाका जो मापेंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे? मुंबई से। हम मुंबई जैसा कि जानते हैं कहाँ बसा है? अरब सागर के तट पर बसा हुआ है ना। अरब सागर के तट पर क्या बसा हुआ है? मुंबई आपको अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। अगर कहीं भी नापना है समुद्र तल की औसत, क्या समुद्र तल को नापना है तो कहाँ से हम शुरू करेगा? मुंबई से, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है। भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई, जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, चूंकि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, है ना। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तटीय से लगा है। तो जिसकी समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटीय, यानी कि जैसे कि भारत के 9 राज्य जो है ना, सो भारतीय तट रेखा से लगे हुए। तट रेखा आप कहेंगे किसको? जो समंदर से लगी हो। ठीक है ना, जो समंदर से राज्य लगे हुए हैं उसी को तटीय राज्य कहते हैं। और साथ में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना गुजरात है, हो जाएगा क्या? गुजरात। तो गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कितनी है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है ना। और जिसकी जो है सो लंबाई पूछी गई है 12,104.6 किलोमीटर। किसकी? गुजरात की तटरेखा। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही, ठीक है ना, कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो क्या है, सो भारतीय तटरेखा से लगा हुआ है ना। तो ये देख लीजिए, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा से लगा हुआ है। ठीक है। ये रहा, देखिए यहां से शुरू कीजिए आप, ये रहा अपना तटरेखा, ये रहा तट रेखा, इसको बोलते हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जो स्टेट लगे हुए हैं ना समुद्री तट से, ये देख लीजिए, ये जो मैं चिन्हित कर रही हूँ पिंक कलर से, ये अपना लगा है समुद्री तट रेखा के ठीक है। देखो ये जो लगा हुआ है अपने तट रेखा से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य की भारत में कौन कौन से राज्य जो है समुद्री तट रेखा से क्या हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये देखिए गुजरात, सबसे पहले गुजरात लगा है। ठीक है ना, गुजरात लगा हुआ है, ये गुजरात रहा। और उसके बाद है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है ना। और उसके बाद हुआ गोवा, गोवा लगा हुआ है, ये गोवा लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक, देखिए ये रहा कर्नाटका, ये कर्नाटक लगे हुए हैं। उसके बाद है केरल, ये देख लीजिए ये केरल लगा हुआ है ना समुद्र तट रेखा से। उसके बाद लगा है तमिलनाडु, ये रहा अपना तमिलनाडु, ये भी लगा हुआ है। देख लीजिए ये जो राज्य है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, ये भी लगा हुआ है। ठीक है ना, भारतीय तट रेखा से। और ये रहा उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा, ये भी लगा हुआ है। ठीक है। और ये रहा पश्चिम बंगाल, और ये रहा वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये इतने राज्य है जो कि भारतीय तट रेखा से लगा हुआ है ना। ये इतने राज्य क्या है? भारतीय तट रेखा से लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब देख लीजिए कितने केंद्र शासित प्रदेश कितना लगा हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ये रहा अपना इंडिया, जो कि तटीय सीमा रेखा से लगा हुआ है ना। तो अब केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। पुदुचेरी, ये रहा पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। ये रहा अंडमान, ठीक है, अंडमान,
निकोबार, ये है तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ये भी कौन? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये लगा हुआ। ये रहा लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, ये भी क्या लगे हुए? तटीय सीमा रेखा से लगे हुए। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये रहे, ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जो है सो किससे लगे हैं? समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ये थे अपने 9 राज्य जो कि राज्य थे जो कि भारतीय समुद्री तट रेखा से लगे हुए थे, और ये थे केंद्र शासित प्रदेश जो भारतीय समुद्री तट रेखा से लगे हुए थे। ठीक है ना। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, साथ ही उसके नामकरण को भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखेंगे मैप के जरिए में, अगर ये आप देख लिए मैप के जरिए में तो मैपिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है ना, और आप इसे भूलेंगे नहीं। और साथ में पूछेगा आपको, इसमें 3 क्वेश्चन दे देगा, 3 दे देगा। ठीक है, पूछेगा कि इसमें कौन से राज्य है जो भारतीय तट रेखा से लगे हुए। तो एक दे देगा आपको जम्मू कश्मीर, एक दे देगा आपको उड़ीसा, एक दे देगा आपको जो है कर्नाटक, एक दे देगा आपको जो क्या बोलते हैं इसको, 3 राज्य ऐसे दे देंगे। ठीक है, जो एक लगने वाला रहेगा भारतीय तट रेखा से और 3 नहीं लगने वाला रहेगा। तो आप याद किए रहिएगा इसको 9 में से, तब ना आप उसको टिक मारिएगा। ठीक है, और कुछ आप जैसे कि आप केंद्र शासित प्रदेश में दे देगा 3 लगने वाला रहेगा और 1 नहीं लगने वाला रहेगा, जो आपको दे देगा तो आप देखते ही उसमें टिक करना देंगे। ठीक है ना, तो पहले आपको इसे याद करना पड़ेगा, साथ में मैप भी समझनी पड़ेगी, तब तो जाके आगे कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये था अपना मैप के जरिए भारतीय सीमा तट रेखा से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। ये देखिए, ये भारत में जो है सो केंद्र शासित प्रदेश है अपना। ठीक है, सबसे पहले है वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जैसा कि जानते हैं भारत की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट में बताएंगे भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो ये देखिए, भारत की केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है ना, भारत की पहली केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है चंडीगढ़। ठीक है, ये है लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप। जैसा कि मैप के जरिए भी आप समझ लीजिए कौन कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। अब देखिए, पहले जैसा कि हमारा राज्य हुआ करता था, अभी 28 राज्य है वर्तमान में, पहले 29 राज्य हुआ करता था, जो कि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक ना, तो इसको बनाया कब गया? ये राज्य हमारा कभी राज्य हुआ करता था, है ना, कभी राज्य था, जिसको तोड़ करके क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन इसको बनाया कब गया? 5 अगस्त 2019 को इसे घोषित किया गया कि हम इसको क्या बनाएंगे? राज्य को, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू कर दिया गया कि अब से ये राज्य न होकर के क्या रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया? तो कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लद्दाख। ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर का ही सबसे बड़ा जिला हुआ करता था कभी। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया? इसको बोला आप जिला ना होकर के ये क्या रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जहाँ पे सबसे बड़ी हिम्मत सियाचिन ग्लेशियर रहती है, जिसको लेकर भारत और चाइना में मार होते रहता है। ठीक है ना, ये लद्दाख है, लद्दाख। इसको कब जो है सो घोषणा किया गया कि अब ये जिला ना होकर के केंद्र शासित प्रदेश रहेगा? तो कब? 5 अगस्त 2019 को। और इसको कब घोषित कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। इसे भी घोषित कर दिया गया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। पूछ लेगा कि लद्दाख को जो है सो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ये दोनों जो है ये
ये जो है 26 नवंबर 2020 से पहले ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर दी, इसको भी और इसको भी जोड़ दिया, दोनों को प्लस कर दिया, एक बना दिया। ये कभी दो हुआ करते थे, आज ये दोनों एक है। तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को कब 26 नवंबर 1949 को घोषणा किया कि अब ये जो है तो ये दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों को एक क्षेत्र में कर दिया। तो इसकी घोषणा कब हुई थी, 26 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई थी, और साथ ही 26 जनवरी 2020 को इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया कि अब से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग नहीं रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। कौन कौन, दादर नगर की हवेली और दमन द्वीप को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता है, किसे, हिंद महासागर को। अपने पास है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो इसको प्राचीन इतिहासकार में रत्नाकर के नाम से पूछेगा तो किसे कहेंगे, हिंद महासागर को, किसे कहेंगे, हिंद महासागर को। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। क्या नाम है, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के, जैसा कि हमने आपको पिछले बताया था ना कि ये भी भारतीय तट रेखा से लगे हुए राज्य है। कौन कौन से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों के तट जो है ना उसको क्या कहते हैं, दो राज्य हुआ, और ये जो दोनों राज्यों के जो बीच में जो रेखाएं बनी तट, उसे क्या कहेंगे हम, कोरोमंडल तट कहेंगे, ठीक है। ये कन्याकुमारी को अपने किस नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन के नाम से। कन्याकुमारी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी छोर में जो कन्याकुमारी है ना अपना, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, अंडमान और निकोबार समूह में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अपना केंद्र शासित प्रदेश ये रहा अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी एक ऊंची चोटी है, उसको सैडल पीक के नाम से जाना जाता है, किससे, सैडल पीक, सैडल पीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, सैडल पीक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कौन सा, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया था, देख लीजिए एक बार, ये जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। ये इतना जो चित्र देख रहे हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी है, इसी में अपना क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। कहाँ, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें अपना समुद्र ये क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। साथ में ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये अपना, और ये बंगाल की खाड़ी में क्या है, स्थित है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572, ठीक है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है, तो किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप को, किसको, ये जो है ना अपना अंडमान और निकोबार द्वीप, ये जो है सो यहाँ 10 डिग्री चैनल है, अंडमान ये 10 डिग्री चैनल है जो इसको और इसको क्या करती है, पृथक करती है, इस दोनों को पृथक करती है, किसको, अंडमान और निकोबार द्वीप को, कौन, 10 डिग्री चैनल, कौन, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को क्या करती है, पृथक करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये क्या है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप को। नेक्स्ट देख लीजिए, बैरन द्वीप स्थित है कहाँ, पुलिकट झील के समीप, क्या है, बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप भी कहाँ अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले तो अंडमान और निकोबार द्वीप भी कहाँ अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और अगर बैरन द्वीप भी पूछ ले कहाँ अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के समीप। ये सब मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन जो है सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। राम सेतु कहाँ अवस्थित है, राम सेतु
कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से, ठीक है, धनुषकोडी, ठीक है। ये जो है ना राम सेतु, जहाँ पे कहते हैं कि राम, ऐसी मान्यता है कि राम मंदिर जो है सो वो राम भगवान जब जा रहे थे लंका में सीता जी को लाने, तो वही राम सेतु बनाए थे पत्थर से। पुल, सेतु में पुल होता है, तो वही पुल है। ये कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अब मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। जैसा कि ये है अपना ना, बताया था, दिखा देते हैं थोड़ा सा मैपिंग में। ये हमारा लक्षद्वीप है ना, ये रहा लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है। ये कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में। ये अपना केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये जो देख रहे हैं ये सब द्वीप है, ये सब, ये जो देख रहे हैं ये जो काले डॉट है ये सब द्वीप है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप क्या निर्मित है? प्रवाल निर्मित। अब समझिए प्रवाल निर्मित क्या है? जहां समंदर ही समंदर है, अब बीचों बीच में जो है सो अचानक से धरती के जैसे उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। धरती के जैसे वो उग जाएगा, आसपास कोई इलाका नहीं है, पूरा का पूरा पानी होता है, ठीक है, लेकिन बीच में धरती के जैसे उत्पन्न हो जाता है, उसी को प्रवाल निर्मित कहते हैं ना, उसी को प्रवाल निर्मित कहते हैं। तो ये अपना कौन सा है? लक्षद्वीप है। कहाँ है लक्षद्वीप? अरब सागर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, तो ये आज थी हमारी इंटरेस्टिंग में भी इंटरेस्टिंग थी ये आज क्या, हमारी भूगोल की क्लासेस, ठीक है। तो आप इसे देखें, साथ में पढ़ें और जानने का प्रयास करें। ये रहा हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ये थी बिहार, भारत के कुछ तटीय राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश, और ये थी जानकारियां हमारे प्यारे भारत के बारे में, खास करके हिमालय और पठार और साथ ही मैदान के बारे में, ठीक है। आप इसको देखिए, याद कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अभी लगातार हमारी चलेगी भूगोल के क्लासेस, ठीक है। तो इसको आप देखिए, याद कीजिए, और एक भी उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे। खास करके जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बीएसएससी, पीपीएससी और बिहार पुलिस में तीनों ही, और बिहार एसआई में, तीनों चारों में ही ये बहुत अच्छे से काम में आने वाली है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।